Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the next chapter, that is chapter number 3, working with functions, of the book Sumita Arora, and the topic is flow of execution. So here we have the flow of execution means the order in which the statements are executed during a program run. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो किस सीक्वेंस में आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है. हेयर वी हैव a इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b एंड देन द स्टेटमेंट प्रिंट द सम इज c. अब इसमें देखिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो c क्या हो गया, a प्लस b दैट इज 10 प्लस 20 30. और उसके बाद हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, द सम इज 30 दैट इज द वैल्यू ऑफ c. तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है. तो इसमें हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, फर्स्ट इज लाइन नंबर 1, देन लाइन नंबर 2, देन लाइन नंबर 3 एंड देन लाइन नंबर 4. तो इसके अंदर हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है 1 2 3 एंड 4. दिस इज आवर नॉर्मल प्रोग्राम. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन, तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स के हमारे फंक्शंस होते हैं, अगर आपको ये समझना है, सो यू कैन चेक आउट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब जब भी हम किसी फंक्शन के ऊपर काम करते हैं तो फंक्शन की बॉडी में जो भी पार्ट होता है, दैट स्टेटमेंट होती हैं, दैट गेट एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड. ये जो आप डेफ कीवर्ड से देख रहे हैं, दिस इज द डेफ कीवर्ड एंड ग्रीट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, पैरेंथेसिस एंड द कॉलन साइन. इसे हम बोलते हैं फंक्शन हेडर. और फंक्शन हेडर के अंदर आपके इंटेंटेड पार्ट में आती है बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो कि फंक्शन की वर्किंग को स्पेसिफाई करती है. अब ये मेरा फंक्शन, दैट इज़ ये जो प्रिंट हेलो स्टेटमेंट है, ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी. अगर मैं सिंपली लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 को लिख के अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो वहाँ पे मेरे पास आउटपुट स्क्रीन में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज अ फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन कॉल किया हुआ है, ग्रीट फंक्शन. सो इन दिस केस व्हाट विल बी माय फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. सबसे पहले जहाँ पे आपका डेफ कीवर्ड होता है, दैट इज़ द फंक्शन हेडर, इंटरप्रेटर आपका वहाँ पे आएगा, दैट इज़ लाइन नंबर 1. इसके बाद जैसे ही उसे यहाँ पे डेफ कीवर्ड दिखा, इसके अंदर की जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द फंक्शन, वो सबको स्किप करेगा. एंड एनी लाइन इफ इट इज़ अ ब्लैंक लाइन और इट हैज़ अ कमेंट, दैट विल बी इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन. लाइन नंबर 2 मेरी फंक्शन बॉडी है, इसको स्किप करेगा. लाइन नंबर 3 में कमेंट है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा. इट विल डायरेक्टली गो टू लाइन नंबर 4. सो 1 से हमारा कंट्रोल कहाँ पहुँचा, सीधा लाइन नंबर 4 पे. लाइन नंबर 4 पे उसने देखा कि फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है. जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाता है, हमारा कंट्रोल फंक्शन के हेडर पे पहुँच जाता है, दैट इज़ हियर बैक टू लाइन नंबर 1. और 1 के बाद फंक्शन की बॉडी को वो एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज़ लाइन नंबर 2. तो 4 से हमारा कंट्रोल गया 1 के पास और 1 से फिर वो आएगा 2 के पास. 2 में जो भी हमारी वर्किंग है, दैट इज प्रिंट हेलो, सो हेलो विल बी प्रिंटेड. सो इन दिस केस हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रहा 1 देन 4 देन 1 एंड देन 2. अब इस केस में फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ तक हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा. आपके फंक्शन में जितनी भी कमेंट लाइन्स होती हैं और ब्लैंक लाइन्स होती हैं, वो इंटरप्रेटर स्किप कर देता है. वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है इंक्रीमेंट एंड इट हैज़ वन पैरामीटर, दैट इज x इक्वल्स टू x प्लस 1. इसके बाद यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है. किसी भी फंक्शन में जो अनइंटेंडेड पार्ट होता है वो मेन प्रोग्राम होता है, जहाँ से हमारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. अब देखिए यहाँ पे डेफ है, तो सबसे पहले कंट्रोल गया लाइन नंबर 1 पे. The def keyword is there, so it will skip the rest of the code. It will go to line number 3, but line number 3 is a blank line. ये भी skip हो जाएगी. Line number 4 is a comment line. ये भी आपकी skip हो जाएगी. तो line number 1 से हमारा control सीधा कहाँ जाएगा, line number 5 पे, because this is the main part of the program. X is equal to 3. इसके बाद 5 से कहाँ जाएगा, line number 6 पे, print X, यानी कि इस line में हमारा क्या print हो गया, 3 print हो गया. इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखिए, इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन और यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंक्रीमेंट फंक्शन इज कॉल्ड विद द पैरामीटर x. दिस इज एक्चुअली द आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज द पैरामीटर. जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाता है, वापस जाता है फंक्शन के हेडर पे.
तो 7 से हमारा कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, एट लाइन नंबर 1। 1 के बाद इसकी जो बॉडी है दैट इज़ इन द सेकेंड लाइन, तो वो एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2 पे आएगा। और यहाँ से जब फंक्शन की बॉडी का काम ख़त्म हो जाता है तो जिस स्टेटमेंट से फंक्शन को कॉल किया गया था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा कंट्रोल वापस जाता है। तो फंक्शन को कॉल किया गया था लाइन नंबर 7 से, लाइन नंबर 7 के बाद है लाइन नंबर 8, तो हमारा कंट्रोल लाइन नंबर 2 से सीधा कहाँ पहुँचेगा, लाइन नंबर 8 पे। तो इसकी एग्जीक्यूशन हमारी कैसे हुई, सबसे पहले लाइन नंबर 1, इसके बाद आपका आया लाइन नंबर 5, बिकॉज उसके अलावा हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ द बॉडी है, बॉडी ऑफ द फंक्शन है, दैट विल बी स्किप्ड, ब्लैंक लाइन है, लाइन 3 दैट विल बी स्किप्ड, 4 कमेंट है दैट विल बी स्किप्ड। 5 पे आया, 5 से 6 पे आया, 6 में आउटपुट दे दिया 3, 7 पे आया, फंक्शन को कॉल हुआ है तो कॉलिंग करते ही कहाँ पहुँचेगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे, हेडर पे आया 1, 1 से गया 2 पे। अब फंक्शन का काम खत्म हो गया तो उसके बाद जो हमारी कॉलिंग स्टेटमेंट होती है उसे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता है, दैट इज़ 8। ठीक है, अगर इसके अंदर ये जो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है इसको हमने किसी वेरिएबल को असाइन किया होता तो उस केस में कंट्रोल हमारा 7 पे वापस आता। इस केस में आपका क्या रहेगा, 1 5 1 5 6 7 1 2 and 8. Next example. Now here we have def area a comma b. This is the function header. This is the body of the function. 3 is a blank line. 4 में हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है और जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू किस में स्टोर होगी, p में स्टोर होगी। प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज p। क्या रहेगा इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 1 से, डेफ कीवर्ड दिखा, दिस इज द फंक्शन हेडर, स्किप्स द रेस्ट ऑफ द कोड इन दिस फंक्शन। थर्ड line is a blank line, skip it, then come to the main part of the program which is at line number 4। 1 से हम गए 4 पे। अब 4 पे देखा कि फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट जैसे ही कंट्रोल एनकाउंटर करता है तो वो वहाँ से कहाँ जाएगा, वापस जाएगा टू द फंक्शन हेडर, दैट इज़ टू लाइन नंबर 1। 1 से फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज़ लाइन नंबर 2। देन दिस फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था, दैट इज़ एट दिस प्लेस। ये कौन सी लाइन है हमारी, लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 पे आए और इसने जो भी वैल्यू रिटर्न की वो किस में स्टोर हो गई, आपकी p में स्टोर हो गई, दैट इज़ इन लाइन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ लाइन नंबर 5 एंड इट विल गिव द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज p। तो इसका हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे रहा, फर्स्ट इज लाइन नंबर 1, देन 4 कॉलिंग स्टेटमेंट है, वापस गया 1 पे, फिर गया 2 पे, फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, वापस कहाँ आया, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था, दैट इज़ लाइन नंबर 4। a इंटू बी की वैल्यू दैट इज़ 4 इंटू 5 20 किस में स्टोर हो गया, p में, यहाँ से आया लाइन नंबर 5 पे, और लाइन नंबर 5 पे हमारी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है दैट गेट्स टर्मिनेटेड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो फंक्शन हैं। जब भी आप एक से ज़्यादा फंक्शन डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में तो फंक्शन डेफिनेशन जिस ऑर्डर में होता है, इट डजेंट मैटर कि किस ऑर्डर में हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हुई है, इट मैटर्स कि कॉलिंग किस ऑर्डर में हुई है। अगर आपने पावर नाम का फंक्शन पहले डिफाइन कर दिया और कैल्क स्क्वायर नाम का बाद में डिफाइन किया, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे आपने कैल्क स्क्वायर को पहले कॉल किया तो पहले इस फंक्शन की वर्किंग एग्जीक्यूट हो गई, और पावर को आपने बाद में कॉल किया तो ये जो कॉलिंग है ये बाद में होगी, ये फंक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगा। कैसे, लेट अस सी दिस। सबसे पहले डेफ कीवर्ड इज देयर, इट विल गो टू लाइन नंबर 1। इसका जितना भी फंक्शन बॉडी है इट विल स्किप इट, दैट इज लाइन नंबर 2 एंड 3 को स्किप किया। 4 इज अ ब्लैंक लाइन, वो भी आपकी स्किप हो गई। फिर 1 से डायरेक्ट कहाँ आएगा हमारा कंट्रोल, लाइन नंबर 5 पे। लाइन नंबर 5 पे आपके पास क्या है, डेफ कीवर्ड इज देयर, दिस इज अनदर फंक्शन हेडर, इसके भी जो रिटर्न ए स्टेटमेंट है दैट इज द फंक्शन बॉडी, इसको भी स्किप किया। फिर वो गया नेक्स्ट, उसने देखा लाइन नंबर 7 पे कमेंट है, इसको भी स्किप किया। फिर वो आया प्रोग्राम के मेन पार्ट पे विच इज़ द अनइंटेंडेड पार्ट, दैट इज़ लाइन नंबर 8। तो पहले 1 से 5 एंड देन 5 से 8, 8 सेज n इज इक्वल टू 5। फिर आया वो नेक्स्ट लाइन में, लाइन नंबर 9 में, लाइन नंबर 9 सेज रिजल्ट इज इक्वल टू कैल स्क्वायर n। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमने एक फंक्शन बनाया था कैल स्क्वायर नाम का, ये कॉल किया गया। फंक्शन पहले हमने डिफाइन किया था पावर नाम से और सेकंड फंक्शन था हमारा कैल्क स्क्वायर, लेकिन कॉल किसको किया गया, कैल्क स्क्वायर।
तो सबसे पहले हम कैल्क स्क्वायर फंक्शन पे ही पहुंचेंगे, दैट इज टू द फंक्शन हेडर। तो 9 से हमारा कंट्रोल वापस कहाँ गया, टू लाइन नंबर 5, एंड आफ्टर गोइंग टू लाइन नंबर 5 इट विल एग्जीक्यूट द फंक्शन बॉडी, दैट इज लाइन नंबर 6। 5 और 6 को एग्जीक्यूट किया, यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई। अब ये फंक्शन की जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ जाती है, वापस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के पास जाती है। एंड 6 के बाद फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट कहाँ है, हमारी लाइन नंबर 9 में। यानी कि जो भी वैल्यू रिटर्न की, n की वैल्यू थी 5, वो हमारी किस में स्टोर हो गई, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गई। लाइन नंबर 9 में आया, लाइन नंबर 9 में आने के बाद 10 पे आया और इस रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। ठीक है, 10 के बाद हमारा कंट्रोल जाएगा 11 पे, और 11 पे आप देख रहे हैं फाइनल इज इक्वल टू पार 2,3। सो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया अगेन। तो इस फंक्शन को जब कॉल किया तो कंट्रोल हमारा कहाँ गया, इस फंक्शन के हेडर पे गया। जब कंट्रोल हमारा फंक्शन के हेडर पे गया तो 11 लाइन से वो कहाँ गया, टू द लाइन नंबर 1। 1 पे जाने के बाद फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 2 एंड देन लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट किया और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है आर। तो ये वैल्यू आर कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया गया, दैट इज एट लाइन नंबर 11। तो 3 से हमारा कंट्रोल वापस कहाँ आया, दैट इज एट लाइन नंबर 11। और जो भी इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की वो कहाँ स्टोर हो गई, इन द वेरिएबल फाइनल। इसके बाद 11 के बाद आपका एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, टू द नेक्स्ट लाइन एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फाइनल। तो बेसिकली इसमें हमने ये समझा कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं तो जिस ऑर्डर में हमारे फंक्शन को कॉल किया गया हो उसी ऑर्डर में फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। दैट डजंट मैटर किस ऑर्डर में फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो अगर हम इसकी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन दोबारा से चेक करें, दैट इज़ 1, देन 5, देन 8, देन 9, फ्रॉम 9 it will go back to 5, 6 and then again 9 and then 10 and then 11। 11 में फंक्शन को दोबारा से कॉल किया गया, दैट इज़ अ पार फंक्शन। तो 11 से वापस जाएगा 1, देन 2, देन 3, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वापस आया 11 एंड देन लास्ट 12। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट इज अनदर प्रोग्राम, वी हैव सेम टू फंक्शंस हियर। इन दिस केस हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल किया। यहाँ हमने कैल्क स्क्वायर फंक्शन लिया, इसको कॉल किया, और जब हम कैल्क स्क्वायर फंक्शन के डेफिनेशन में जाते हैं तो हमने यहाँ देखा कि पार फंक्शन को भी कॉल किया हुआ है। तो स्टार्टिंग से इसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को देखते हैं। लाइन नंबर 1 skips the function body, skips the blank line, line number 5, that is 1 से हमारा कंट्रोल कहाँ पहुँचा, लाइन नंबर 5 पे। skips the function body, skips the blank line, मेन पार्ट पे आता है 1 से 5 और 5 से 9। n की वैल्यू 5 हो गई, n के अंदर वैल्यू 5 स्टोर हो गई। 9 से हम आते हैं 10 पे। जैसे ही हम 10 पे आए हमने देखा यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, दैट इज कैल्क स्क्वायर n। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है तो हम अपनी फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएंगे, दैट इज एट लाइन नंबर 5। तो 10 से हम कहाँ गए, लाइन नंबर 5 पे गए। 5 के बाद हम फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज लाइन नंबर 6। अब लाइन नंबर 6 में देखिए हमारे पास है पार x, 2। तो यहाँ पे हमने दिया x, 2 और यहाँ पे पार फंक्शन को हमने कॉल किया। कैल्क स्क्वायर ऑलरेडी एक फंक्शन है और इसके अंदर एक और फंक्शन है पार फंक्शन। तो इनर फंक्शन की एग्जीक्यूशन तब होती है जब आउटर फंक्शन उसे कॉल करता है। तो यहाँ से हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, टू द पार फंक्शन डेफिनेशन। तो अभी हम कौन सी लाइन पे थे, 6 लाइन पे थे। तो 6 से हम कहाँ पहुँचे, लाइन नंबर 1 पे पहुँचे। 1 से हम 2 पे जाएंगे, द बॉडी ऑफ दिस पार फंक्शन। 2 से हम जाएंगे 3 पे। नाउ दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ वैल्यू। जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया जाता है वो वापस उस स्टेटमेंट पे पहुँच जाता है। तो 3 से हम कहाँ पहुँचे, जिस लाइन पे इस फंक्शन को कॉल किया गया था, दैट इज़ लाइन नंबर 6। हम 3 से पहुँचे 6 पे। 6 पे पहुँचने के बाद इस फंक्शन ने कहा रिटर्न ए। तो हम इसके नेक्स्ट लाइन में गए, 6 से हम पहुँचे 7 पे। अब ये रिटर्न ए कौन से फंक्शन का है, कैल्क स्क्वायर फंक्शन का है। तो कैल्क स्क्वायर फंक्शन को कहाँ कॉल किया गया, लाइन नंबर 10 में। तो ये रिटर्न वैल्यू ए की कहाँ जाएगी, लाइन नंबर 10 में। तो 7 से हम कहाँ पहुँचे, लाइन नंबर 10 पे पहुँचे।
लाइन नंबर 10 में जो भी ए की वैल्यू थी वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो गई, आपके रिजल्ट में, और यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आपका रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा। सो द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी 1, then 5, then 9, then 10. At the statement at the line 10 the function is called. तो 10 से वापस कहाँ जाएगा, टू लाइन नंबर 5। 5 से गया 6 पे, 6 पे हमने देखा इनर फंक्शन को कॉल किया गया, दैट इज़ पार फंक्शन। तो 6 से हम वापस इसकी डेफिनेशन पे गए, दैट इज़ 1, then 2, then 3. नाउ दिस फंक्शन हैज़ रिटर्न सम वैल्यू, तो हम वापस कहाँ आएंगे, जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया गया, दैट इज़ लाइन नंबर 6। फिर 6 से हम आए 7 पे, अब कैल्क स्क्वायर फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की, तो 7 से हम वापस आएंगे लाइन नंबर 10 एंड एट लास्ट लाइन नंबर 11. So this will be the flow of execution of this program. Now next one is, एक इसमें कंसेप्ट होता है कि जब भी आपका फंक्शन की डेफिनेशन दैट इज फंक्शन की बॉडी होती है तो वो कब टर्मिनेट होती है, या तो उसमें फंक्शन की बॉडी की लास्ट स्टेटमेंट हो तब टर्मिनेट होती है, या फिर अगर उसमें रिटर्न स्टेटमेंट हो तब टर्मिनेट होती है। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर हमारी रिटर्न स्टेटमेंट पहले आ जाती है देन द प्रिंट स्टेटमेंट, तो व्हाट विल हैपन, दिस इज माय फंक्शन, स्टार्ट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 1। 1 के बाद तीनों स्टेटमेंट हमारी फंक्शन की बॉडी है, कंट्रोल विल स्किप इट, फिफ्थ लाइन इज अ ब्लैंक लाइन, इसको भी स्किप करेगा। तो 1 से वो सीधा कहाँ पहुंचा, इट विल गो टू द लाइन नंबर 6। अब 6 में देखिए हमने फंक्शन को कॉल किया है, द नेम ऑफ द फंक्शन इज एरिया विद द 2 आर्ग्यूमेंट्स 4 एंड 5। तो 6 से हमारा कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 1 पे, दैट इज एट द फंक्शन डेफिनेशन। ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, दैट इज सी इज इक्वल टू 4 इंटू 5। तो सी के अंदर क्या स्टोर हो गया, 20, और उसने कहा रिटर्न सी। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तो जो भी उसका आंसर आता है वो कहाँ जाता है, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो यहाँ से कंट्रोल जब लाइन नंबर 1 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर जब 3 पे आया, तो 3 से हमारा कंट्रोल कहाँ पहुँचा, डायरेक्ट लाइन नंबर 6 के ऊपर। तो इस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के पास सी की वैल्यू चली गई, दैट इज़ 20। लेकिन हमारे पास इस फंक्शन की बॉडी में एक प्रिंट स्टेटमेंट भी है। तो अगर हमारी रिटर्न स्टेटमेंट पहले आ जाती है देन द प्रिंट स्टेटमेंट, तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो इन केस यू वांट टू, अगर आप उसके एरिया को प्रिंट कराना चाहते हैं तो या तो आप इस प्रिंट स्टेटमेंट को रिटर्न से पहले दें, या फिर आप इसके बाद दे सकते हैं, या फिर आप इस एरिया फंक्शन में ही प्रिंट करा सकते हैं। तो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट पहले आ जाती है तो हमारा फंक्शन वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा, उसके आगे की जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। सो इस केस में हम 4th लाइन पे कभी नहीं पहुंचेंगे एंड द आउटपुट विल नॉट बी प्रिंटेड, ओनली द वैल्यू सी विल बी रिटर्न टू द फंक्शन एरिया। सो इसमें हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा, 1, then 6, then again 1, then 2, then 3, and at last 6. The 4th line will never get executed because return statement पहले आ चुकी है और return statement के आने से function terminate वहीं पर हो चुका है। I hope students you have understood the topic flow of execution. In case any doubt is there regarding this topic, you can ask me in the comment section. Thank you.